हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री के नए टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई होगी कि अभी तो हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया था और उसके बाद भैया कह रहे थे कि गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ गई। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साथ साथ लेके चलेंगे। एक दिन मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा और एक दिन मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा। तो उससे क्या है ना कि एक बैलेंस बना रहेगा। ये नहीं कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री करा रहा हूँ और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही छूटी पड़ी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जनवरी मिड आ चुका है और कई लोगों के एग्जाम्स जो है वो आने वाले होंगे अब एक 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी हद तक पोर्शन में कवर करने की कोशिश करूं इस 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो एक दिन मेरा जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा और एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री का आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो कंपैरेटिवली छोटे होंगे, तो आपको देखने में आसानी भी रहेगी। इसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है बच्चों को। इसका रीजन मुझे नहीं पता, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया आज तक। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में जो मेरा पर्सनली फेवरेट है वो है ऑर्गेनिक। क्यों लगती है डिफिकल्ट बच्चों को? पहली बात, वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलते हैं, वो रट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। कंसेप्चुअल आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती चली जाएगी। दूसरी चीज, फेज्ड मैनर, यानी चीजों को जिस तरीके से समझना चाहिए, जिन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए और जिन टॉपिक्स को बाद में पढ़ना चाहिए, बच्चों को यही पता नहीं होता है कि कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स बाद में पढ़ने हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, कार्बोकटायन एंड स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन और एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी को अगर हम हटा भी दें तो इन 4 टॉपिक्स की नॉलेज जो है, रेजोनेंस की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, कार्बोकटायन की और उसकी स्टेबिलिटी की और कार्बेनाइन की, ये 4 बेसिक अगर आपके स्ट्रांग होंगे तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर सकते हो। तो लोगों के यही बेसिक्स खराब होते हैं, रेजोनेंस उन्हें ढंग से नहीं पता होती, एसिडिक स्ट्रेंथ में गलतियां करते हैं, कार्बोकटायन से तो बहुत ज्यादा ही डरते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये फेज्ड मैनर में नहीं पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस। थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करवाने का, वो होगा क्वेश्चंस टू बी डील्ड विद थ्योरी, यानी क्वेश्चंस के थ्रू हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे, तो उससे क्या होगा, समझ में तो कुछ आए, समझ में तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ाई जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी कहानी को। आइए शुरू करते हैं। तो समझते हैं रेजोनेंस की कहानी को। क्या है रेजोनेंस? Resonance describes that electrons are delocalized or flow freely through molecule which allows multiple structures to be possible for a given molecule। यानी रेजोनेंस डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मतलब वो मूव कर रहे हैं, फ्लो फ्रीली थ्रू द मॉलिक्यूल के अंदर, विच अलाउज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स टू बी पॉसिबल, यानी उस रेजोनेंस से एक ही मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स निकल के आ सकते हैं। अब क्या है रेजोनेंस का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है? मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबिलिटी। पहला तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दूसरा, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या हम कहें कि जब ये वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा होता तो इससे भी ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो सेकंड वाला, बेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटर इज स्टेबिलिटी। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हो और एक दूसरा मॉलिक्यूल सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हो, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि जो सेकंड वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो। क्यों? बेटर द नंबर ऑफ, हो सकता है मान लो ए मॉलिक्यूल है, वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और बी मॉलिक्यूल
2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, लेकिन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हमें पता चला कि बी मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन ए मॉलिक्यूल। तो यहां पर पहला वाला लॉ तो फेल हो रहा है कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी। तो वहां पर हमें पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही वाला फैक्टर फॉलो हो, कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो। ये भी हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल के जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ही इतने अच्छे बन रहे हैं कि वो ए मॉलिक्यूल को डोमिनेट कर जाए। इसीलिए सेकंड वाला पॉइंट मैंने कहा है कि डोमिनेट कर जाता है फर्स्ट के ऊपर, अगर जब कभी कभी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। तो वो रिजल्ट्स क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा आगे। तो ये क्या है, बेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने बढ़िया हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बेटर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि रेजोनेंस एक बार देख लेते हैं करके रेजोनेंस कैसे होती है। रेजोनेंस कैसे होती है, जैसे ये फिनॉल मॉलिक्यूल है, फिनॉल के अंदर अगर रेजोनेंस करवाओगे तो फिनॉक्साइड आयन वाली रेजोनेंस करवाएं। 2 तरह की रेजोनेंस होती है इसमें, एक तो कि ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये आ जाए तो यहां पर O पॉजिटिव हो जाएगा, एक तो वो वाली रेजोनेंस होती है। लेकिन हम फिनॉक्साइड वाली रेजोनेंस करेंगे, रिमूव प्रोटोन, प्रोटोन रिमूव कर दो। ठीक है, ये OH से H रिमूव कर दो, तो ये क्या हो गया O-। ये जब आपको 3 ये ना बनाने हो तब ऐसे भी बना सकते हो आप, ये इसलिए मैंने एक बार बना के दिखाया है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, पर अभी हमें हाइब्रिड नहीं बनाना, हमें तो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये O- इधर, ये माइनस इधर आया, ये इधर गया, ये इधर आया और ये इधर गया, तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, ये डबल बॉन्ड O, और ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, अब इसको रेजोनेट कर सकते हो तुम, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ। ठीक है, इसको यहां ले आओ, ये क्या हुआ रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, ये। ठीक है, ये और ये जब इधर आया तो ये वापस इधर चला जाएगा, ये O- वापस आ गया। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम बना सकते हो। बेंजीन के अंदर भी रेजोनेंस हो सकती है, जैसे ये पहले इधर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेंजीन का, ये ये। ठीक है, तो अगर तुम फिनॉल और बेंजीन में से स्टेबिलिटी बतानी है तो किसकी बताओगे, पहले फैक्टर से निकल जाएगी, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी। इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके पास एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कौन जीता इसमें, फिनॉल इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई रेजोनेंस वाली बात। अब अगली बात करते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन पार्ट है आज के हमारे लेक्चर का। तो आइए बात करते हैं आज के मेन टॉपिक जो कि है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ? देखो, कई लोग ये बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एक सॉल्यूशन में H+ आयंस का ज्यादा डिसोसिएट होना, बट जो साइंटिफिक डेफिनेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ की वो ये है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मेजर की जाती है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। यानी कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन जनरल द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड्स कॉन्जुगेट बेस, यानी एसिड के ही कॉन्जुगेट बेस की। अभी कॉन्जुगेट बेस होता क्या है, जैसे कि HCl है, HCl डिसोसिएट हुआ H+ प्लस Cl माइनस में, तो यहां पर तो चलो लोग बोल देते हैं कि H+ ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है तो HCl जो है वो ज्यादा एसिडिक है, लेकिन इसके अंदर कैसे बताओगे? CH3COOH के अंदर CH3COO माइनस प्लस H+, यहां पर तो ज्यादा एसिड H+ जो है डिसोसिएट होता नहीं है, क्योंकि CH3COH जो है वो वीक एसिड माना जाता है।
तो वीक एसिड किस लिए माना जाता है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस जो CH3CO- है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। HCl के अंदर जो Cl- जो कि कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से HCl की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन जनरल स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड्स कॉन्जुगेट बेस। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। एक और डेफिनेशन होती है, इन अदर वर्ड्स एन एसिड दैट हैज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, वही जो मैंने ऊपर कहा था कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है विल बी मोर एसिडिक देन एन एसिड दैट हैज लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। यानी दो सॉल्यूशन के अंदर मान लो सॉल्यूशन ए है जिसके अंदर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है और सॉल्यूशन बी के अंदर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम है, तो सॉल्यूशन ए जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यही कहने चाह रहा है सेकंड डेफिनेशन में। अब देखो यार, एग्जाम में क्वेश्चन आया एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, तो उसके अंदर हम ये तो है नहीं कि जो हमें सॉल्यूशंस दे रखे होंगे तो हम एग्जामिनर से कहेंगे कि हमें जी बाल्टियां लेके आओ और ये सॉल्यूशन हम डाल के देखेंगे, फिर साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे कि किसके अंदर जो है कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तब हम बताएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। ऐसा एग्जाम में तो पॉसिबल है नहीं। तो एग्जाम में हम कॉन्जुगेट बेस के सॉल्यूशन से तो देख नहीं सकते, तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर दो तरीके आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। कई क्वेश्चंस के अंदर जनरल ऑर्डर जो होता है विद अ रीजन काम कर जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनके अंदर जनरल ट्रेंड से काम नहीं बनता, जिसके अंदर हमारी एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती थ्योरेटिकली उस एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ देखो ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, उसको बाद में हम कॉपी पर लेके आते हैं थ्योरेटिकली रीजंस के साथ। तो अब जो चीज थ्योरेटिकली पॉसिबल इतनी ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं पीकेए वैल्यूज का। पीकेए वैल्यूज लगभग इस पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी में मैं तुम्हें लगभग 20 एसिड की पीकेए वैल्यूज जो कि मैं लिखूंगा, मैं एक बड़े भाई की तरह सजेशन दूंगा कि इनको याद रखना। क्यों? कई टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि पीके वैल्यूज जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, काम चल जाता है पीके वैल्यूज बिना लर्न किए भी, लेकिन एक्चुअली में जो ये लोग एडवाइस देते हैं ना वो खुद भी पीके वैल्यूज रट के बैठे होते हैं। ठीक है, 20 से 25 एसिड की पीके वैल्यूज उन्हें पता होती हैं। इससे क्या होता है, एग्जाम में जब मीडियम या अच्छे लेवल का सवाल बनता है तो उसमें ज्यादा तुम्हें जनरल ट्रेंड के वो इसके अंदर ऑक्सीजन माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, पता नहीं नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कैसे मैं डिटरमाइन करूं, इन सब चक्रों में फंसने से अच्छा तुम 4 ऑप्शन में से तुम जो ऑप्शन पीके वैल्यूज के ऊपर तुम्हें याद होती है तुम उसके ऊपर एसिड की स्टेबिलिटी बता देते हो कि पीके वैल्यू जितनी कम एसिड उतना ज्यादा अच्छा। यानी पीके वैल्यू मान लो किसी एक ए सॉल्यूशन की पीके वैल्यू 2 है और बी सॉल्यूशन की पीके वैल्यू 1 है, तो मतलब बी इज मोर एसिडिक देन ए। ठीक है, जितनी पीके वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। तो लगभग 20 से 25 एसिड की लोग जो है वो पीके वैल्यूज टीचर्स भी और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो याद करके रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना मतलब दिमाग नहीं मारना पड़ता कि यार इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखें, क्या जनरल ट्रेंड है इसका। इन सब चीजों से मैं वो डायलॉग है ना बड़ी फिल्म का बड़ा फेमस कि इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ चुका हूं। तो जब तुम पीके वैल्यूज याद रख लोगे ना तो तुम ये सब जनरल ऑर्डर से इन सब से ऊपर उठ जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ में। तब देखकर 4 ऑप्शन में तुम सवाल पर टिक मारोगे कि अच्छा इसकी पीके वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है, और इन चारों की पीके वैल्यू लिखने के बाद तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम। जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर हैं उन्होंने भी हमें पीके वैल्यूज याद करने के लिए सजेशन दिया था। अब देखो क्लास में 100 बच्चे होते हैं, ये मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, 100 में से 80 तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 20 उस बात को सुनते हैं, उन 20 में से भी सिर्फ 10 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास में भी यही रेशियो था कि 100 बच्चे थे, 80 ने बात अनसुनी कर दी, 20 ने सुनी, उन 20 में से भी 10 ने अप्लाई करी, उन 10 में से मैं भी एक था, छोटा आदमी। ठीक है, चाहे मैं 10वीं पोजीशन पे ही था पर उन 10 में था। तो याद रखोगे पीके वैल्यूज, अच्छा रहेगा। ये सब चीजें जो है रियलाइजेशन उस टाइम पर नहीं होती है जब हम
चीजों को सीख रहे होते हैं। जैसे अभी मैं जो तुम्हें पी के वैल्यूज याद करने की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, कई लोग मैं बता रहा हूँ ना 80 लोग इग्नोर कर देंगे इस बात को, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से सेट होगा अरे पी के वैल्यूज याद करने से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरल ऑर्डर से उखाड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें अभी फील नहीं होगी, जब लाइफ में तुम आगे बढ़ जाओगे ना आज से 2 3 4 साल बाद, और साइंस तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि कई लोगों को हमारे क्लास 11th में जब मैं कहता था अपने दोस्तों से कि पी के वैल्यू याद कर ले, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। जब क्लास 12th में आए ना और ऑर्गेनिक खराब होने लग गई, तब उन्हें ध्यान आया कि यार कनिष्क की बात सुन लेते तो सही रहता, या टीचर की बात सुन लेते, जो हमारे सर थे उनकी बात सुन लेते तो अच्छा रहता। आज भी मैं बता रहा हूँ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं, जो कि वेरियस उसमें है काम कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनके डाउट्स आते हैं और उनके डाउट्स कुछ भी नहीं होते, कुछ भी उनके डाउट्स नहीं होते, सब कुछ नोट्स में होता है, ठीक है। नोट्स किसी अच्छे टीचर के अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिए ना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिए, ठीक है, उसी से काम हो जाता है 90-95%। उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो नोट से ही होते हैं। मैं उनको कभी कभी कहता हूं कि भाई नोट से रिवाइज कर लिया करो, मुझे क्वेश्चन भेजने से अच्छा। कहते यार नोट्स हमने कभी बनाए नहीं ना, उन्होंने रफ नोटबुक में लिखा, घर जाके फेयर किया नहीं, फिर वो कॉपी पता नहीं कहां चली गई, कबाड़ी वाले को चली गई, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीके वैल्यूज जो है वो लगभग 20 एसिड्स की मैं लिखूंगा, तो मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा, उसको याद करना। उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी जो है तुम्हारी वो आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने के ऊपर। तो बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के सवालों पर। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने ये है कि CH4 अमोनिया H2 और HF में से कौन ज्यादा एसिडिक है। अब कई लोगों को तो आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं बता देता हूं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या आंसर होगा। CH4 सबसे कम एसिडिक, उससे ज्यादा अमोनिया, उससे ज्यादा H2O, उससे ज्यादा HF। रीजन क्या देंगे हम इसका कि व्हेन एन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब जैसे ये एसिड डिसोसिएट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्जुगेट बेस इसका CH3 माइनस, इसका NH2 माइनस, इसका OH माइनस और इसका F माइनस, यही तो है कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है। तो व्हेन एन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इन अ पीरियड, पीरियोडिक टेबल में होता है ना, इधर इस तरफ पीरियड होते हैं, ऊपर की तरफ ग्रुप, ये ग्रुप्स होते हैं, मतलब ग्रुप्स ऐसे चलते हैं और पीरियड ऐसे चलते हैं। तो व्हेन एन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज वेरीज इन पीरियड, ठीक है, पीरियड के अलोंग, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डोमिनेंट वैल्यू। यानी कॉन्जुगेट बेस के अंदर देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मतलब कॉन्जुगेट बेस के हिसाब से HF सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर H2O क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अमोनिया उससे कम एसिडिक, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कार्बन होता है इनमें, तो CH4 सबसे कम एसिडिक। अब ये तो हो गए रीजन से देखने का। पीके वैल्यूज कैसे याद होंगी, CH4 की पीके वैल्यूज होती है 50, ठीक है। दुनिया में CH4 से गंदा एसिड और कोई नहीं है, सबसे बेकार एसिड यही है CH4, ठीक है। और जो ये है पीके वैल्यू इसकी जो है वो 50 होती है हाईएस्ट, ठीक है। अमोनिया की पीके वैल्यू क्या होती है 37, ठीक है। H2O की पीके वैल्यू कितनी होती है 15.74, ठीक है। और HF की पीके वैल्यू कितनी होती है 3.2। देखो कितना ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है, ये 50 से सीधा 37, ये 37 से सीधा 15.74 और ये 15.74 से सीधा 3.2, ठीक है। तो ये पीके वैल्यूज हैं, याद होनी चाहिए। ये कैसे याद करोगे, ये तो 50 सबसे हाईएस्ट इसी की है, ठीक है। उसके बाद 30s की रेंज में आ गए 37, ठीक है। उसके बाद H2O की 15.74, ठीक है, और HF की कितनी 3.2। दूसरा क्वेश्चन, HF, HCl, HBr और HI में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। कई लोग समझ गए होंगे कि जब मैंने इस तरीके से लिखा है तो HCl की तो ज्यादा ही होती है HF से, ये तो कईयों को पता होगा। उसके बाद ये वाला ऑर्डर लगा देंगे कई लोग, सही है बिल्कुल। ये क्या रीजन दोगे इसका, व्हेन एन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज वेरीज इन ग्रुप देन साइज इज द डोमिनेंट फैक्टर। यानी ये जो F माइनस प्रोड्यूस होगा, ये Cl माइनस प्रोड्यूस होगा, ये Br माइनस प्रोड्यूस होगा, ये I माइनस प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में जब नीचे आओगे तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, तो जिसका साइज सबसे बड़ा उसका
जो है नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो HF सबसे कम एसिडिक, उससे ज्यादा एसिडिक HCl, उससे ज्यादा एसिडिक HBr, उससे ज्यादा एसिडिक HI। पीके वैल्यूज क्या है इसकी? HF की अभी पिछले में क्या लिखी थी हमने 3.2, HCl की कितनी -7, माइनस में भी जाती है पीके की वैल्यू। ठीक है, -7, HBr की -9 और HI की -10। ये पीके वैल्यू याद होंगी तो जब आगे जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो बड़ी आसानी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ्स को जो है वो कंपेयर करने में कि किस सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर तुम करते हो। ठीक है, तो मीथेन की 50, अमोनिया की 37, H2O की 15.74, HF की 3.2, ठीक है, HCl की -7, HBr की -9 और HI की -10। ये पीके वैल्यूज के हिसाब से। बाकी तुम वो देखना चाहो कि ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड भी मैंने बता दिया यहाँ पर कि पीरियड में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट फैक्टर है और ग्रुप के अलॉन्ग जो है वो साइज डोमिनेंट फैक्टर है। बट बात ये होती है कि ये ट्रेंड में चलता है। मान लो वो CH4 को जो है वो HF से कंपेयर करने लगे, अमोनिया को HBr से कंपेयर करने लगे, तब तो तुम्हें पीके वैल्यूज के हिसाब से निकालोगे ना, तब कोई ट्रेंड काम थोड़ी ना आएगा। इसीलिए पीके वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट जब कोई ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन ना आए, मतलब ट्रेंड फॉलो करता हुआ क्वेश्चन ना आए। अब मान लो वो HF और H2O को HF और HI को कंपेयर कर दें, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, अब ये कॉम्प्लेक्स और भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी आगे देखना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, उसके अंदर पीके वैल्यूज से ही आंसर निकलता है कई कई क्वेश्चंस का। तो पीके वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल CH3COH, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये A है। B पार्ट क्या किया मैंने? एसिटिक एसिड के पे एक फ्लोरीन लगा दिया CH2F। ठीक है, C में क्या किया? CH2Cl क्लोरीन लगा दिया। D में क्या किया? CH2Br लगा दिया। ठीक है, और E में क्या किया? CH2I लगा दिया। तो अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब सोचो क्या रूल बताए थे मैंने, ठीक है, उसके हिसाब से सोचो। CH2CO, जैसे ये पहले तो ले CH3COH ले लो। ठीक है, इसमें अगर डिसोसिएशन करवाओगे तो क्या बनेगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अब देखो फिर CH2FCOH, CH2FCOOH की जगह माइनस लिख लें। ठीक है, H प्लस निकाल दिया हमने, ये मान लो H प्लस निकाल दिया। अब देखो ये O माइनस जो है इसको खींच पाएगा ये फ्लोरीन? क्यों? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड जाते जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो फ्लोरीन से कम है। ब्रोमीन की भी है, उससे कम है। आयोडीन की है, वो इन सब से कम है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन से। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? CH2FCOH सबसे ज्यादा होगा, B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद कौन सा एसिडिक? C, उससे कम एसिडिक D, उससे कम एसिडिक E और सबसे कम एसिडिक A। A सबसे कम एसिडिक क्यों? क्योंकि उस पर कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ। ये सारे क्या है? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, thus act as EWG। EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ये क्या करेंगे? ये इस कार्बन आयन की CH3CO माइनस जो है या CH2CO माइनस जो है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, thus increases stability of the कार्बन आयन। ठीक है, इस माइनस को खींचेंगे और ज्यादा स्टेबल बनाएंगे एसिड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो चौथा क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है। बी पार्ट में क्या किया मैंने, CH2 के इस पोजीशन पर, मतलब इस कार्बन की पोजीशन पर एक फ्लोरीन लगा दिया। सी पार्ट में मैंने क्या किया, ये बीच वाले कार्बन की पोजीशन पर फ्लोरीन लगा दिया। डी वाले में क्या किया मैंने, इस वाले COH के बगल वाले कार्बन पर फ्लोरीन लगा दिया। यानी मैंने हैलोजन कॉमन रखा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सेम पोजीशन पे मैंने हैलोजन बदल दिए थे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, हैलोजन सेम रखा है और पोजीशन बदल दी है। ये सबसे लेफ्ट में है फ्लोरीन, ये बीच में है फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन जो है वो राइट हैंड साइड में बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। कैसे करेंगे, वही सिंपल वाला तरीका, CH3 CH2 CH2 COH है, डिसोसिएट करेगा CH3 CH2 CH2 CO माइनस में, ठीक है। अब मान लो यहां पर फ्लोरीन हमने पहली पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा -I, ठीक है, जिसको -I भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, ठीक है। इसको बड़ा दूर से खींचना पड़ रहा है इस फ्लोरीन को। अगर यही फ्लोरीन थोड़ा पास लग जाए, मान लो ये यहां पे लग गया, अब थोड़ा पास से खींचना पड़ रहा है इसको, इस माइनस को, अब ये थोड़ा पास से खींचेगा। और मैं अगर यहां पे हटा के इसको यहां पे लगा दूं तो और पास से खींचेगा, यानी और अच्छे से खींच पाएगा। भाई जितना पास होगा उतने अच्छे से खींच पाएगा। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर बनेगा, सबसे पास कौन सा है, डी, तो डी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सी, फिर बी, ठीक है, और सबसे कम एसिडिक ए। क्यों, क्योंकि ए पे तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, ए तो नॉर्मल है बिल्कुल। बी सी डी में डी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो COH के सबसे पास लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये डिसोसिएट होगा, ये COH CO माइनस में प्रोड्यूस होगा, ये खींचने लग जाएगा और बहुत तेजी से खींचेगा क्योंकि बहुत पास में है, ठीक है। ये रीजन है इसका। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो आते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 COH, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COH और CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है। अब इसके अंदर कॉमन क्या चीज है जो हमें देखनी नहीं है, वो ये वाली है, ये चीज तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये तो हमें देखना नहीं है, इससे तो डिसाइड होगा नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये तो तीनों में कॉमन है। अलग क्या चीज है, ये चीज तीनों में अलग है। ये क्या है, ये HC ट्रिपल बॉन्ड C है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, और ये सिंपल एल्केन है, ठीक है। यानी ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं पता तो ये तो घोर पाप है तुम्हारी तरफ से, क्योंकि ये तो क्लास 10th के बच्चे को भी पता होता है कि sp sp2 और sp3 क्या है, ठीक है। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होता है तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है, जब डबल बॉन्ड में होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जब सिंगल बॉन्ड में होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। नहीं पता तो मैंने अब बता दिया, वैसे तो पता होना चाहिए था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसे निकलेगा इसमें, भाई यहां पर एक नॉलेज डालनी पड़ेगी तुमको, नॉलेज या पॉइंट टू बी नोटेड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुम्हें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की तो पता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो sp हाइब्रिडाइज की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज की, और सबसे कम sp3 हाइब्रिडाइज की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो अब इस हिसाब से क्या बनेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्यों, क्योंकि A वाले में sp हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज है, B वाले में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और C वाले में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर हो गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, तो डील करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। HCOH HC डबल बॉन्ड NOH
भाई जरूरी थोड़ी ना हर बार कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन ही हो, डबल बॉन्ड के ऊपर नाइट्रोजन भी हो सकता है। HC डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इसके अंदर हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले अपना वही सिंपल तरीका, H को हटाओ तीनों से, ठीक है, O माइनस प्रोड्यूस करो। अब देखो ये O माइनस जो है ये रेजोनेंस करेगा यहां पर, ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाना है तो HCO माइनस डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है भाई। ये O माइनस जो है माइनस इधर आ जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। बाकी दोबारा ऐसे रेजोनेंस करेगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा? ये वाला इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, HCN माइनस डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे हो जाएगा HCCH2 माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुम्हें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहूं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना ज्यादा एसिड अच्छा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किसमें सबसे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, या ऑक्सीजन कार्बन में? बताओ। ऑक्सीजन में होगा क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है और कार्बन की तो और भी ज्यादा कम होती है ऑक्सीजन से। तो जितने ज्यादा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी ज्यादा एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो OO वाले मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा होगी, ON माइनस वाले के अंदर उससे कम होगी, और OC वाले के अंदर उससे कम होगी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं लिखूं यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो A का सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, फिर C का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने दी है अभी पूरी की पूरी। अपने अगले और लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो पहुंच गए हम लोग अपने लेक्चर के आखिरी सवाल में। ये सवाल थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है। इसके अंदर ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक अपनी तरफ से पढ़ रखी है तो आप ये सवाल कर लोगे। अगर नहीं कर रखी तो भी मैं बताऊंगा ही सवाल का जवाब दो, लेकिन एक बार खुद ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें और बताएं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का आंसर आप क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। A B C तीन ही ऑप्शन है, तो या तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C बनेगा, या B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C बनेगा, या C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B बनेगा, या C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A बनेगा। इसी तरीके से ऑप्शन रहेंगे, खुद बनाइए कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इसमें से, ठीक है। कर लिया ट्राई ईमानदारी से। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपना काम क्या था, H हटा माइनस आया सब पे, ठीक है, प्रोटॉन लूज कर दिया। उसके बाद अब देखो ये O माइनस जो है ये सल्फर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। OS लिख लिया हमने, यानी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां पर क्या है, सल्फर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऑक्सीजन और सल्फर का। क्या ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से? नहीं। इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बताता है कि सल्फर से तो छोड़ो, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पीछे चली जाती है। क्यों? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स। तो मतलब क्या हुआ इसका, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब कई लोगों ने इसका ऑर्डर पता क्या निकाला होगा, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। ये कईयों का ऑर्डर आया होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का इस क्वेश्चन में, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B।
क्यों? क्योंकि सल्फर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो सल्फर सल्फर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी। उसके बाद किसके अंदर होगी? सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि सल्फर तो ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, और उससे कम किसमें होगी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर आएगा? सी सबसे ज्यादा, क्योंकि सल्फर सल्फर के बीच में है, फिर उसके बाद ए क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के बीच में है, और उसके बाद बी क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर सल्फर नहीं है। तो सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से हमने 7 सवाल किए, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे एसिडिक स्ट्रेंथ के, रेजोनेंस की भी चर्चा की हमने। आखिरी क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्रिकी लिया था, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, कॉन्सेप्ट मिला के था। तो इस तरीके के सवाल बन सकते हैं नीट में। क्यों? अच्छा सवाल कब बनता है नीट में? जब 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके सवाल आए, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने किया था मोल कंसेप्ट के अंदर, जहां पे उन्होंने इनऑर्गेनिक की नॉलेज को फिजिकल केमिस्ट्री के साथ मिक्स करके नीट 2018 में सवाल बनाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से इस तरीके के सवाल भी बन सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें करेंगे, उसके अंदर भी कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो है हम लोग पीके वैल्यूज के बारे में पता करेंगे, और कुछ और कंपैरिजन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के वो हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।